नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई कहानी, आत्मकथा एक कहानी यह भी, जो है मन्नू भंडारी की। हमारी हिंदी की यूनिट 10 में लगी हुई है एक कहानी यह भी। उसकी भूमिका पढ़ेंगे, इसके बाद उसकी कहानी हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य के से अवकाश प्राप्त के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वतंत्र हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की। ये उनके अभी तो आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन जब वो जिंदा थी तब इनका जीवन परिचय लिखा गया था, तब का है। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य में प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु ये कहानी संग्रह हैं। और इसके बाद आपका बंटी, महाभोज ये उपन्यास हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का प्रकाशन उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। ये हमारी मन्नू भंडारी जी हैं, जिनके बारे में हमने देखा। आगे देखते हैं क्षितिज। अब ये बता रही हैं अपनी कहानी के बारे में, थोड़ा सा वो देखेंगे हम। कोशिश करते हैं कि आपको दिखें। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकी जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की अध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। उन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन किसने निभाई? शीला ने, जो उनके कॉलेज की मुख्य अध्यापिका थी, निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46 और 47 में आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा था। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आदमी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है।
ये हुई एक कहानी अभी की भूमिका। आगे देखेंगे, यहाँ से शुरू होती है हमारी एक कहानी। यह भी हमारी ये कहानी जो है मन्नू भंडारी जी की हम पढ़ेंगे। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भागलपुर गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से के उस 2 मंजिला मकान में, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहन के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनको बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। अंग्रेज के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रख कर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर तो वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरी ओर वे बहुत क्रोधी और अहंवादी। पर थे एक बहुत ही बड़े आर्थिक यह सब तो मैंने केवल सुना देखा। तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यह और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका यह अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदेश, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते हुए चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होगी वे जिन्होंने आंखें मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिताजी को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग की भी उसकी चपेट में आते ही रहते। पर यह पिता गाथा में इसलिए नहीं गा रही
कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि इसलिए यह दिखाना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे लिए ताने बाने में गुथी हुई, या कि अनचाहे के उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, मरियल मतलब पतली थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरा, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय बताते समय मैं जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरे लेखकी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच में सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो जाती हूँ। शायद अचेतन की किसी पर्व के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझमें हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशील थी। शायद उनमें पिताजी जी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज स्वभाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही। किसने? माताजी ने। किसकी माताजी ने? मन्नू भंडारी जी की। दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से ज़्यादा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। और जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर
अपने पर लौटती हूँ। यहाँ तक तो उन्होंने बताया अपने पिताजी के बारे में, और अब अपने ऊपर बताएंगी मन्नू भंडारी जी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मन्नू भंडारी जी 5 भाई बहन थे, उसमें से सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। कितने? 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी, टांग पकड़म पकड़ाई, काली टीलों, तो कमरों में गुड्डे गुड़िया के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियां के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीस कर माजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन उनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था। कौन? दा साहब। एक सुखद आश्चर्य का उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक मतलब होता है 10वीं। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। कौन? सुशीला कौन है? मन्नू भंडारी जी की इनसे बड़ी बहन। बड़े भाई
भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। वह पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री तो खाना बनाने आना चाहिए, बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियारा खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना। कौन कहते थे? मन्नू भंडारी जी के पिताजी। और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थीं। आगे चल के बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों के बीच मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही, यहाँ 45 लिखा है, इसका मतलब है 1945 में ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई हिंदी बिना के परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन जब सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर, अभी देखो जो 11वीं 12वीं हो रहा तो वहाँ पर 10वीं के बाद ही फर्स्ट ईयर हो जाता। मैं आई हिंदी की प्राथमिकता शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। किससे? हिंदी की प्राध्यापिका, मतलब मुख्य अध्यापिका थी शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कहरा सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन कर किताबें दी। पढ़ी हुई किताबें वो पर बहसें की तो 2 साल किताबें न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेंद्र आज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है किन किन रचनाकारों का नाम इन्होंने लिया है। प्रेमचंद, जैनेंद्र आज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेंद्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। किसकी? जैनेंद्र जी की। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। किसका था? जैनेंद्र जी का।
अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस तरह बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। इस बार कुछ समझ में के साथ यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेंद्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। किसने? शीला ने। शीला कौन थी? मुख्याध्यापिका थी, हिंदी की प्राचार्य थी। ये जहाँ पर 10th के बाद पढ़ने गई थी, फर्स्ट ईयर में। बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक दिन एक बवंडर शहर में मचा हुआ था। एक घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध में से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। मन्नू भंडारी ने राजेंद्र जी से शादी की थी, चलता रहा। यह यश कमाना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी थी। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए ये कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ
अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। हाँ, जाकर 4 बच्चे पहले ले भी पढ़े कि किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौट कर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को एक दिन कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चल तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियां पर इतना रौब है तेरा। सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं। और अगर तू लोग एक इशारा कर दो तो कि क्लास छोड़कर बाहर जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आँखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। यह घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। ये देखो, ये छात्र हैं, ये उस समय के सबको कैसे तैयार कर रहे हैं। सब बच्चे एक साथ कैसे निकले हुए हैं, इसकी एक छोटी सी दृश्य भी यहाँ पर है। आगे क्या होता है। हमारे आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसकी कहानी से मुझे लगता है कि आपको 2 फायदे होंगे। आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आएगा और आपको नेट में भी काम देगा। आगे चलते हैं। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे, उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वो तो आग लगा कर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सब से
बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड, मतलब आपने ये मिस कर दिया जो मन्नू भंडारी ने वहाँ किया, वो आपने मिस कर दिया। बाहर निकला करते तो आप वो भी देखा करते। यहाँ पर देखो सब लोग बच्चे खड़े हैं और मन्नू भंडारी जी भाषण दे रही हैं, मतलब बच्चों को क्या करना है, कैसे करना है, वो बताने का कार्य कर रही हैं। आगे क्या होता है? समथिंग और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मूल में रहा हो। पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोध के बीच जीते थे। वे एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? आगे सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियां को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्रों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। कब? 3rd ईयर में। 3rd ईयर कब इनका था? 1947 के मई में। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने पड़ी बहुत बड़ी चित्र प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई, क्योंकि हमारी अगस्त में आज़ादी, हमारा देश आज़ाद भी हो गया था। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 को मिली थी। अब इसके आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न भी हम देख लेते हैं, जो हम पढ़े हैं उसी से आधारित रहेगा, कुछ काम का ही रहेगा। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? देखो ऊपर दिया था प्रेमचंद, कौन कौन रचनाकारों के नाम दिए थे। अज्ञेय थे, यशपाल जी थे। यहाँ देख लीजिए एक बार पीछे आ करके, यहाँ देखो इन्होंने बताया था। कि उन्होंने जब देखो प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा,
ये सारे इनकी रचनाएं पढ़ करके इन्हें सीख मिली थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस आत्मकथा में लेखिका के पिताजी रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। यहाँ ये इसके बारे में भी ऊपर बताई हैं। ये भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया था कि रसोई में बैठे बैठे बस बनाओ और खाओ, बाहर की दुनिया से कोई दुनिया की जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए उन्होंने रसोई को भटियार खाना कहा था। आगे तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। जब उनके पिताजी को स्कूल से, उनके कॉलेज से पत्र आया था, उनको स्कूल में बुलाया गया था, तो उनके पिताजी गुस्से में गए थे। तो उन्हें विश्वास था पिताजी आने के बाद मुझे बहुत चिल्लाने वाले हैं, और आने के बाद जब पिताजी खुश नज़र आते हैं तो यह देखकर उन्हें अपनी आँखों पर और कानों पर विश्वास नहीं होता है। अगला, लेखिका की अपने पिताजी से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। मतलब यहाँ पर ऊपर देखो कि पहले पिताजी ने कुछ तो ज़्यादा तो उनको रोक नहीं थी, पिताजी फुल सपोर्ट करते थे, लेकिन हाँ कुछ विचार ऐसे होते हैं जिसमें टकराहट होती थी। आगे, इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। अगला, रचना और अभिव्यक्ति। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। आज भी स्थितियां वही हैं, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि और भी बंधन में आ गई हैं। आगे देखिए, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु आज तो इतनी पाबंदी, मतलब अपना किसी का दरवाज़ा ही नहीं खुलता। बिल्डिंग में लोग रहते हैं और वो बिल्डिंग के एक कमरा ही उनका पूरा जीवन बन गया है। एक दूसरे से मिलना, बातें करना जैसे ये भी कुछ नहीं रह गया। आजकल पड़ोसी भी नहीं रह गए हैं। महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। ये तो बात सही है, कल्चर ये जो है मिलने जुलने वाला, पड़ोसी वाला, वो बहुत ज़रूरी है। अगला, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। लेखिका ने 2-3 उपन्यास पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो शेखर की एक जीवनी पहले पढ़ी थी, समझ नहीं आई थी, फिर बाद में एक उपन्यास पढ़ती हैं, फिर उसके बाद वापस से शेखर एक जीवनी पढ़ती हैं। और आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। ये तो बहुत ज़रूरी है, हमें भी अपने दैनिक जीवन की कहानियाँ लिखनी चाहिए। आगे क्या होता है भाषा अध्ययन में? इस आत्मकथा में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। लेखिका मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाइए। ओके। अगला, इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी को लू उतारी थी, मतलब भड़का दिए थे। अगला, वे तो आग लगाकर चले गए। ये सब क्या है? मुहावरे और कहावतें हैं। और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। अगला, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू-थू करके जाएं। अगला, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। जो उनके कॉलेज से पत्र आया था, इनको बुलाया गया था। पाठेतर संक्रियता क्या है? इस आत्मकथा से हमें यह जानकारी मिलती है कि कैसे लेखिका का परिचय साहित्य की अच्छी पुस्तकों से हुआ। आप इस जानकारी का लाभ उठाते हुए ये अच्छी साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। कौन जानता है कि आप में से ही कोई अच्छा पाठक बनने के साथ साथ अच्छा रचनाकार भी बन जाए। लेखिका के बचपन के खेलों में लड़की टांग पकड़कर
पकड़ पकड़म पकड़ाई और काली टीलों आज शामिल थे। क्या आप भी यह खेल खेलते हैं? आपके परिवेश में इन खेलों के लिए कौन से शब्द प्रचलन में हैं? इनके अतिरिक्त आप जो खेल खेलते हैं उन पर चर्चा कीजिए। ओके। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, सक्रिय भागीदारी रही है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और उनमें से किसी एक पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। शब्द संपदा: अहमवादी, घमंडी, भग्नावशेष, खंडहर, टूटे फूटे हिस्से, विस्फारित और अधिक फैलना बढ़ाना, आक्रांत, कष्टग्रस्त, निषिद्ध, जिस पर रोक लगाई गई हो, वर्चस्व, दबदबा। राजेंद्र यहाँ हिंदी के प्रमुख कथाकार हैं एवं हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव के बारे में कहा गया है। महाभोज मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है। दा साहब उसके प्रमुख पात्र हैं। ये हमारी एक कहानी यह भी के ऊपर प्रश्न उत्तर थे। आगे चलकर क्या होता है? नमूने के आधार पर यहाँ 9 वर्षीय शिवांक की डायरी का एक पन्ना दिखाया गया है। 30 मार्च 2001 शुक्रवार। ये हम अगर पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाए, नहीं लास्ट हो गया, ये देख ही लेते हैं। शुक्रवार, आज सुबह पापा ने जल्दी से मुझे उठाया और कहा, देखो देखो बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है। फिर मैं जल्दी से उठा और पापा से कहा, दीदी को भी उठाओ। फिर हमने देखा कि हमारे घर के सामने वाले ग्राउंड में हरी हरी घास पर सफ़ेद ओले गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने चमेली के फूल गिरा रखे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, चिड़िया भाग रही थी, कौवे परेशान थे, पेड़ कांप रहे थे, बिजली चमक रही थी, बादल डरा रहे थे। एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी बैठी थी, बहुत देर तक बैठी रही, फिर उड़ गई। अभी तक कोई बच्चा खेलने नहीं निकला, इसीलिए मैं आज जल्दी डायरी लिख रहा हूँ। सुबह के 10 बजे हैं। मैं अपना सीरियल देखने जा रहा हूँ। आज मेरा न्यू इंक पेन और पेंसिल बॉक्स आया। आज दोपहर को धूप निकली, फिर हम खेलने निकले। आजकल हम लोग मिट्टी के गोले बना के सूखा देते हैं, फिर हम उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, उसके बाद फिर उनसे खेलते हैं। जानिए लंगड़ी की कुश्ती कैसे खेली जाती है। एक स्थान में बीच की लाइन के बराबर फालके पर 2 लाइनें खींची जाती हैं। 2 खिलाड़ी बीच की लाइन पर आकर लंगड़ी बांधकर अपने मुकाबले वाले को अपनी लाइन के पार खींच ले जाने की कोशिश करते हैं। जिसकी लंगड़ी टूट जाती है अथवा जो खिंच जाता है उसकी हार होती है। यह खेल टोलियों में भी खेला जाता है। दिए हुए समय के अंदर जिस टोली के अधिक बच्चे लंगड़ी तोड़ देते हैं अथवा खींच जाते हैं, उस टोली की हार हो जाती है। ये है हमारी लंगड़ी का खेल। ये नमूना किसका था? नमूने तौर पर यहाँ 9 वर्षीय शिवांक की डायरी का एक पन्ना था। इसके पहले हमने देखा मन्नू भंडारी जी का एक कहानी, यह भी। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। एक कहानी यह भी।